हमने बेसिक चीजों को डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था, एसईओ के हवाले से बात की थी, लर्निंग पाथ को डिफाइन किया था, और क्लाइंटेज के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम इसको आगे लेके चलते हैं, जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है एसईओ के हवाले से, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको प्रैक्टिकल फेज में कन्वर्ट करेंगे। मैंने कल एक चीज़ समझाई थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, कि वो क्या है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है सर्च इंजन का। कि गूगल पे अगर कोई भी चीज़ सर्च की जा रही है, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी हाउ टू क्योर हेडेक नेचुरली, कि अगर रात को या किसी ऐसे टाइम पे सर में दर्द हो जाए और मैं मेडिसिन नहीं खाना चाह रहा, तो मैं क्या कहूंगा, मैं गूगल से पूछूंगा कि मुझे बताओ कि मैं नेचुरली या नेचुरल रेमेडी को फॉलो करते हुए कैसे अपने हेडेक को ट्रीट कर सकता हूँ। या पेट में दर्द है, या कोई फैशन के टिप्स चाहिए, ट्रैवल के चीप रेट्स चाहिए, कुछ भी, तो वो गूगल हमें रेलिवेंट साइट्स दिखाता है, जिसके बेस पे हम एक डिसीजन लेते हैं और अपने प्रोसेस को, परचे बाइंग प्रोसेस को या लर्निंग प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं। अब ये तो हो गया सर्च इंजन का एक, उसका एक फीचर कह लें, या उसका एक फंक्शन कह लें, या उसकी उसका एक एल्गोरिदम कह लें कि सर्च इंजन ये काम, ये उसका ये एक्चुअल में है, सर्च इंजन इस तरह से वर्क करता है। लेकिन जब हम कंटेंट की बात करते हैं, तो सर्च इंजन का क्या बिहेवियर होता है, किस तरह से वो कंटेंट को ऑब्जर्व करता है और किस तरह से उसको वो रैंकिंग की तरफ लेके जाता है, ये चीजें पता होंगी तो फिर ही आप एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं सर्च इंजन के लिए। सबसे पहला फेज होता है क्रॉलिंग का। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ होम रेमेडी वाले इसी ब्लॉग की, इसी कंटेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारा एक कीवर्ड है, दैट इज माइग्रेन्स हेडेक। ऊपर आप जरा यूआरएल में देखें, 5 ways टू गेट रिड ऑफ हेडेक और माइग्रेन हेडेक। तो बेसिकली जो हमारा जो लास्ट वाला कीवर्ड है, ये हमारा मेन कीवर्ड होता है, जो स्लैश के बाद है 5 ways टू गेट रिड ऑफ हेडेक। तो सर्च इंजन क्या करता है, वो यहाँ से इस कीवर्ड को देखता है, उसके बाद ये क्रॉल करता है, ये क्रॉलिंग फेज है। वो इसका टाइटल पढ़ेगा, ये टैग्स होते हैं एसईओ के अंदर कंटेंट के, इस टाइटल को पढ़ेगा, और टाइटल को पढ़ने के बाद वो ये देखेगा कि क्या इसने जो टॉपिक लिखा हुआ है या जो टाइटल इसने दिया हुआ है, क्या ये लिखने वाला या जो कंटेंट पोस्ट हुआ हुआ है, क्या वो सही तरीके से सर्व किया जा रहा है या नहीं। अब सर्व से क्या मुराद है? सर्व से मुराद ये है कि ऑडियंस का मसला है टिप्स टू गेट रिड ऑफ हेडेक। ये कीवर्ड ऑडियंस का एक प्रॉब्लम है, तो क्या इसने वो टिप्स सही तरीके से डिफाइन की हुई है, और क्या वो इस काबिल है कि रीडर इसको पढ़ के समझ सके, रीडर उससे पढ़ के फायदा हासिल कर सके। तो ये क्रॉलिंग का फेज होता है। अब जब वो उसको क्रॉल कर लेगा, तो क्रॉल करने के बाद वो उसको इंडेक्स में ले आएगा। अब इंडेक्सिंग क्या होती है? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हम लोग बुक्स परचेज करते हैं या कोई भी किताब परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उसके स्टार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट होता है या इंडेक्स लिस्ट होती है, जिसमें ये लिखा होता है कि कौन सा टॉपिक या कौन सी हेडिंग या कौन सा चैप्टर इस किताब के किस सफे पर मौजूद है। तो इसी तरह गूगल ने इंडेक्सिंग की होती है हर कैटेगरी की। अब कैटेगरीज क्या होती हैं? हर नीश की जो है वो इंडेक्सिंग की होती है। अब वो नीश क्या होती है? नीश हमारा कोई भी टॉपिक, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी प्रॉब्लम, या कोई भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो सकता है। वो ट्रैवल की नीश हो सकती है, वो फैशन की नीश हो सकती है, हेल्थ की हो सकती है, डीआईवाई की हो सकती है, टेक्नोलॉजी की हो सकती है, पेरेंटिंग की हो सकती है, किड्स की हो सकती है, और एंड सो फोर्थ। अब गूगल ने हर जो उसकी नीश है, उसने हर नीश में हर इंडेक्सिंग की होती है कि ये फलां टॉपिक जो है, ये फलां नीश का है, और उसने उसकी इंडेक्सिंग की होती है। फिर उसमें आगे फर्दर सब कैटेगरीज होती हैं। अब ट्रैवल है तो डोमेस्टिक ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल, यूरोपियन ट्रैवल, अमेरिकन ट्रैवल, विद इन द कंट्री ट्रैवल हो गया, या विद इन द सिटी हो गया, उस तरह उसने उसकी, या माउंटेन ट्रैवल हो गया। अब उसने उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की होती है। तो जैसे ही अब वो कंटेंट पब्लिश हो जाता है, तो वो किसी न किसी एक इंडेक्स लिस्ट में वो वहां पर सबमिट कर देता है, गूगल उसको सबमिट कर देता है। अब सबमिशन के बाद फिर देखा जाता है उस कंटेंट पे कितनी रैंकिंग हो रही है, यानी कि कितनी ट्रैफिक आ रही है, कंटेंट अच्छा था, कीवर्ड रिसर्च अच्छी थी, वो सारे फैक्टर्स इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं, और देन वो उसको रैंक में लेकर आता है कि इसका रैंक नीचे है, रैंक ऊपर है, या बिल्कुल सबसे ऊपर है। तो ये सर्च इंजन का बिहेवियर होता है। उसके बाद आते हैं जी एसईओ टेक्निक्स। ये हमने ना सीखनी है ना हमारे से को लेना देना है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये इंटरव्यू में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। ये जो लेक्चर 1 और 2 है ना, इसका बेसिक पर्पज ये है
कि आप जो प्रैक्टिकल सीखोगे उसके साथ साथ आप वो चीजें भी सीखें कि अगर आप एसईओ राइटिंग के इंटरव्यू में कहीं जाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वो कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं, तो अगर आप इन चीजों को सही तरीके से समझ लेंगे तो आप उनमें से कुछ नहीं 80-90% क्वेश्चंस का जवाब आप देने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो एसईओ टेक्निक्स में हमारे पास ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे हैट टेक्निक होती है। नाउ व्हाट इज ब्लैक हैट, व्हाइट एंड ग्रे हैट? ब्लैक हैट जैसे कि नाम से जाहिर है, 2 नंबर एसईओ टेक्निक्स जिसमें ऐसे रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ऐसी टेक्निक्स यूज की जाती हैं कंटेंट को रैंक करने के लिए या साइट को रैंक करने के लिए जो गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट है। व्हाइट हैट में वो होती हैं जो गूगल की पॉलिसी के मुताबिक होती हैं, और ग्रे हैट मिक्स रेसिपी होती है जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर यानी कि ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट दोनों तरह की पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जा रहा होता है। आगे चलते जी टाइप ऑफ एसईओ। अब एसईओ की टाइप्स कौन सी हैं और हम कौन सी सीखेंगे, हमारा इसमें क्या काम होगा, हम किन चीजों को फॉलो कर रहे होंगे और हमने किस तरह से चलना और हम इसमें क्या सीखेंगे। एसईओ की जनाब हमारे पास 3 मेन टाइप्स हैं: ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ एक चीज है। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो टेक्निकल एसईओ है वो आपकी ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट है, वो उसको टेक्निकल ऑस्पेक्ट्स कहते हैं कि ये ऑन पेज का ही हिस्सा है। तो बहरहाल हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि ये उसका हिस्सा है या नहीं है। 3 मेजर कैटेगरीज हैं: ऑन पेज, टेक्निकल और ऑफ पेज। क्योंकि मुझसे अगर बात करें तो मैं इसको 3 कैटेगरीज में रखूंगा, क्योंकि जब एक वेबसाइट बनती है तो उसको 3 तरह से उसको ऑप्टिमाइज्ड किया जा रहा होता है, 3 उसके ऑस्पेक्ट से उसको ऑप्टिमाइज किया जा रहा होता है। नंबर 1 इज ऑन पेज। जो हमारा काम है, जो एसईओ राइटिंग का काम है, एसईओ कंटेंट का काम है, वो ऑन पेज के अंडर फॉल करता है, वो ऑन पेज के अंडर फॉल करता है। मैं आपको बताऊंगा सारी, लेकिन हम ऑन पेज पे फोकस रखेंगे। और कुछ कुछ मैं आपको ऑफ पेज का थोड़ा सा करवाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, जो कि हमारा सोशल मीडिया की सूरत में होगा। अब ऑन पेज में क्या आता है? ऑन पेज में आता है कीवर्ड रिसर्च। अब हम इसमें क्या सीखेंगे वो भी बताता हूँ। जिसको मैं रेड हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो हम इसमें कवर नहीं करेंगे, ठीक है? रेड हाईलाइट हम इसमें कवर नहीं करेंगे। कीवर्ड रिसर्च इटसेल्फ एक ब्रॉड फील्ड है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। ये एक बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि वो रिसर्च भी कर ले और ये बाकी काम भी कर ले। हाँ, अगर उसके पास सिर्फ एक अपनी वेबसाइट है तो हाँ, तब वो ये काम कर सकता है, लेकिन अगर वो क्लाइंट्स के लिए काम करे तो डूएबल टास्क नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीजें होती हैं और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। कीवर्ड रिसर्च में महीने भी लग जाते हैं, हफ्ते भी लग जाते हैं, बाज दफा 5 मिनट में भी कीवर्ड रिसर्च हो जाती है, बाज दफा 6-6 महीने भी नहीं होती। कीवर्ड रिसर्च में क्या होता है जी, हम कुछ ऐसे टॉपिक निकालते हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो ऐसे कीवर्ड्स हों, ऐसे क्वेश्चंस हों, ऐसे फ्रेजेस हों जिसके ऊपर गूगल में लोग सर्च तो कर रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं, लेकिन उस पे किसी ने ब्लॉग नहीं लिखा हुआ, किसी ने उस पे बात नहीं की हुई। ठीक है, तो ये कीवर्ड रिसर्च है, जो इतना ही आप लोगों के लिए काफी है। फिर आता है कीवर्ड प्लेसमेंट। यहाँ से हमारा काम शुरू होता है कि कीवर्ड हमें हमेशा क्लाइंट देते हैं। एक बात बताता चलूं, आप जब भी लिखोगे तो क्लाइंट आपको टॉपिक देगा या कीवर्ड देगा। अब कीवर्ड प्लेसमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम ये हेल्थ वाले ब्लॉग की एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका कीवर्ड है 5 ways to get rid of headache। मैंने इस पेज को ओपन किया और मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+F। लैपटॉप से मैंने प्रेस किया Ctrl+F, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट रिड ऑफ हेडेक। अब गेट रिड ऑफ हेडेक को इसने पूरे पेज में एक दफा यूज किया हुआ है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडेक, जस्ट हेडेक, तो हेडेक इसने 38 दफा, 38 टाइम शो हो रहा है इस पेज के ऊपर। ये है क्या? ये होती है कीवर्ड प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, हेडेक मेरा कीवर्ड है एग्जांपल के तौर पे, कि मुझे कीवर्ड को हेडेक को मुझे टारगेट करना है, मुझे इस कंटेंट में हेडेक को यूज करना है कीवर्ड को। तो इस पेज में कितनी दफा हेडेक यूज हुआ हुआ है इस कंटेंट के अंदर, आप देख सकते हैं येलो हाईलाइट हुआ हुआ है। तो ये होती है कीवर्ड प्लेसमेंट, कि मैंने कीवर्ड को कहाँ कहाँ और कितनी दफा जो है मैंने इसको यूज करना है अपने टॉपिक के अंदर। अपना जो मैंने वो कंटेंट प्रोड्यूस करना है, मुझे इसको कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी दफा जो है वो इस्तेमाल करना है, ये हमारी होती है कीवर्ड प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली हेडेक की, ठीक हो गया, तो ये भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे जाएंगे टाइटल। टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी ब्लॉग को रैंक करवाने में। जैसे कि टिप्स टू गेट रिड ऑफ हेडेक, टाइटल के अंदर कीवर्ड आएगा नहीं आएगा, आएगा तो किस तरह आएगा, क्या कीवर्ड ही हमारा टाइटल हो सकता है, और टाइटल में क्या क्या टैग्स कौन से होते हैं एसईओ के एतबार से,
वो इसमें हम कवर करेंगे जो कि इसका पार्ट है। मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना सीखेंगे। नाउ व्हाट इज मेटा डिस्क्रिप्शन। मैं बैक गया और मैंने गूगल पे जाके लिखा हाउ टू क्योर हेडेक फास्ट विदाउट मेडिसिन। मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। वेबसाइट को ओपन करने से पहले या किसी ब्लॉग को ओपन करने से पहले आपके पास कुछ डिस्क्रिप्शंस शो हो रही होती हैं, जैसे कि ये देखें कि मैंने हाईलाइट की है, फॉर नेचुरल रेमेडीज टू गेट रिड ऑफ हेडेक। और उसके नीचे ये एक टेक्स्ट है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये कहलाती है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? जब कंटेंट वेबसाइट पे पब्लिश हो रहा होता है तो एसईओ के टूल्स कुछ हम यूज कर रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि आप मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें। यानी कि वो उस कंटेंट को ओपन करने से पहले उस टॉपिक के बारे में एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन, और उसके अंदर वो मेन कीवर्ड भी ऐड हो रहा होता है, वो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। अच्छा, कुछ जगह पे गूगल ये भी कहता है कि आप मेटा डिस्क्रिप्शन ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है, हम आपके कंटेंट में से ऑटोमेटिकली उठा लेंगे। वो भी मैंने ट्राई करके देखा है। मैंने खुद, चूंकि मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो मुझे वो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं लगा। तो डिफरेंट ओपिनियन है, कोई कहता है लिख दो, कोई कहता है ना लिख दो। बास क्लाइंट लिखवा लेते हैं, बास क्लाइंट नहीं लिखवाते। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज मुकम्मल बता दूं। अगर कोई लिखवाने वाला आ भी जाए, जैसे कि प्रीवियस बैच में ऐसे हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स को काम मिला था, तो उसमें से 3 क्लाइंट ऐसे थे जो कह रहे थे कि आप मेटा डिस्क्रिप्शन में लिख के दो। तो चूंकि उनको बताई भी थी तो उन्होंने कवर कर ली। फिर आता है जी ब्लॉग पोस्ट। ये पूरा कंटेंट कैसे लिखना है? जैसे कि ये हेडेक वाला हमने ओपन किया था, अब ये पूरा का पूरा रिसर्च करके लिखना कैसे है? कोई टूल यूज नहीं करना, चैट जीपीटी यूज नहीं करना। मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं है और मुझे तो पता भी नहीं है हेल्थ के बारे में, हेडेक के बारे में। तो मैं क्या करूंगा, कहाँ से लिखूंगा? मुझे अब जाहिर सी बात है, हर किसी को हर टॉपिक के बारे में नहीं पता होता। इट्स नेचुरल। मतलब मैं अभी भी लिख रहा होता हूँ, बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं मुझे उनके बारे में नहीं पता होता। कैसे पता होगा? मैंने कभी चीज चीज के बारे में पढ़ा ही नहीं, सुना भी नहीं। अब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। जैसे मेरे पास एक दफा पिछले कुछ मंथ पहले मेरे पास चाइनीज कंपनी का एक काम आया था। अब उसके पास तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स थी। वो फैक्ट्री थी जिन्होंने वेबसाइट बनाई हुई थी और वो डायरेक्ट आगे ब्लॉग्स लिखवा रहे थे। अब वो उनके पास बहुत सारी चीजें बन रही थी। उसमें गेमिंग कंसोल का भी वो बिजनेस कर रहे थे। उसमें कुछ ये जो कारपेट्स होते हैं उसका भी बिजनेस था, मल्टीपल चीजें थी। मतलब वो छोटी प्रोडक्ट्स थी, बहुत एक्सपेंसिव नहीं थी। अब हर चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता। अब वो हर दो दो ब्लॉग्स थे एक प्रोडक्ट पे। अब हर 2 ब्लॉग्स के बाद मेरा टॉपिक चेंज हो रहा था। तो रिसर्च करनी पड़ती है। तो अब मुझे तो नहीं पता हर चीज के बारे में, तो वो कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो यही चीज तो सिखानी है कि डाटा सर्च कैसे करना है गूगल को इस्तेमाल करते हुए। कॉपी पेस्ट भी नहीं करना, रीफ्रेज भी नहीं करना, कोई टूल भी इस्तेमाल नहीं करना, कोई एआई राइटिंग टूल भी यूज नहीं करना, चैट जीपीटी भी यूज नहीं करना, और फिर भी कंटेंट लिखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन परेशान हो जाते हैं कि सर जीटीपी आ गया है, हमारा फ्यूचर क्या, राइटर का फ्यूचर सिक्योर है? देखो, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है। अगर जैसे कंप्यूटर आया तो ऑफिस बिजनेसेस में कंप्यूटर्स को इंटीग्रेट किया गया। अब जिन्होंने कंप्यूटर्स को अडॉप्ट कर लिया वो आफ्टर रिटायरमेंट भी उन कंपनी को सर्विसेज देते रहे और दे रहे हैं। जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया वो नहीं चल सके, कंपनीज ने उनको निकाल दिया। तो इसी तरह इंडस्ट्री भी आपको निकाल देगी, आपको निकाले बगैर ही आपको निकाल देगी, क्योंकि आप उन चीजों को मीट नहीं कर रहे होंगे। तो जीटीपी या टूल से घबराना नहीं है, उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है और उसको दोस्त बना के उससे काम लेना है। वो काम कैसे लेना है वो हम एट द एंड ऑफ दिस कोर्स एआई राइटिंग भी सीखेंगे कि किस तरह से आप उस टूल की मदद से राइटिंग करके उसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे अपनी राइटिंग स्किल से, जो कि आपको सिखाई जाएंगे थ्रू आउट द कोर्स, और एक मजीद बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, फिर आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन की एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा, जैसे अब ये हम ब्लॉग देख लेते हैं। इसने कोई इमेज यूज ही नहीं किया हुआ शायद, इसमें कोई इमेज नहीं है बीच में। अच्छा, कोई और देख लेते हैं। लेट से जी ये एक ब्लॉग ओपन कर लेते हैं। ये आपको इमेज नजर आ रहा है यहाँ पे। अब आपके ख्याल में ये जो इमेज है, क्या ये इमेज ऐसे ही अपलोड हो गया होगा? ये इमेज जब अपलोड होता है गूगल पे, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल ले लें कि ये मैं वेबसाइट पे पब्लिश कर रहा हूँ, तो पब्लिश करते हुए इसके अंदर एक ऑप्शन होती है जिसको हम कहते हैं ऑल्ट टैग या इमेज एट्रीब्यूट। ऑल्ट टैग या इमेज एट्रीब्यूट, ये दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ALT, ऑल्ट टैग, और इमेज एट्रीब्यूट, ये दो चीजें होती हैं। अच्छा, ये ऑल टैग और इमेज एट्रीब्यूट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल,
ये जनाब इमेज किसके ऊपर है? ये इमेज है हमारा IFA कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, यस। अब ये IFA कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर को बातचीत कर रहा है। टॉपिक इसका IFA है, और LG फिलिप्स ह्यू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है। अब इन्होंने कोई एक कीवर्ड टारगेट किया होगा, जिस कीवर्ड के ऊपर इन्होंने ये ब्लॉग लिखा है। ठीक है जी। अब जब ब्लॉग पोस्ट हो रहा होता है तो जो पब्लिश करने वाला बंदा होता है वो इसके बैकएंड पे एक कीवर्ड को अटैच कर देता है। वो जो राइटर होता है या पब्लिश करने वाला बंदा होता है, ये वेबसाइट के ऊपर लाइव ही हो सकता है, या आप या मैं नहीं कर सकते विदाउट अ वेबसाइट। तो वहां पर वो इसकी बैक एंड पे वो कीवर्ड ऐड कर देता है इसकी सेटिंग में जाके वेबसाइट के ऊपर। तो जिसकी वजह से वो कोई इमेज भी रैंक हो जाए तो साइट भी वहां से आपकी रैंक हो सकती है, कंटेंट रैंक हो सकता है। तो ये आ गया आपका इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। उसके बाद हाइपरलिंक्स होते हैं। हाइपरलिंक ये होते हैं जैसे कि ये कंटेंट लिखा हुआ है और इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ लिंक्स नजर आएंगे। इसमें नहीं आ रहे, इसमें ये देखें जैसे कि ये एक लिंक बना हुआ है, अल्फाज लिखते हुए दरमियान में लिंक्स नजर आ रहे होंगे आपको। ये हाइपर लिंकिंग होती है। ये क्या होती है इसको हम डिटेल में समझेंगे, इसके ऊपर लेक्चर होगा अलग से। कैसे ऐड करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, वो हम कवर करेंगे। और उसके बाद ऑन पेज लिंक्स, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम कंटेंट को पब्लिश कर रहे होंगे। तो ऑलमोस्ट यूं समझ लें कीवर्ड रिसर्च के अलावा सारा ऑन पेज एसईओ हम इसके अंदर कवर करेंगे। बट स्टिल इस कोर्स का नाम मैंने रखा हुआ है एसईओ कंटेंट राइटिंग, क्योंकि मेन फोकस हमारा राइटिंग से रिलेटेड होता है ऑन पेज में। उसके बाद आता है टेक्निकल एसईओ। आपकी साइट की स्पीड कैसी है, साइट सिक्योर है, मोबाइल के हवाले से फ्रेंडली है, आपका पेज सही से लोड हो रहा है। ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, ये डेवलपर के एंड से हो रहा होता है, ये कुछ टेक्निकल एसईओ एक्सपर्ट्स होते हैं जो साइट के लिए सर्विसेज दे रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वेबसाइट बना ली, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी ऑफ पेज एसईओ करूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं सोशल मीडिया पे शेयरिंग करवाऊंगा इसके अपने ब्लॉग्स की, डिफरेंट पब्लिक फोरम पे पब्लिशिंग करवाऊंगा, गेस्ट पोस्टिंग करवाऊंगा और बैकलिंक्स जनरेट करूंगा। ये हमारा काम नहीं है, ये ना हम इसमें सीखेंगे, सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। नाउ व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग? होता क्या है कि एक वेबसाइट है जो कि मेरी है, जो कि न्यू है, और मैं गूगल पे जाके कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढता हूँ जो कि बहुत बड़ी वेबसाइट होती है, जिसके पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। तो मैं इस वेबसाइट से राब्ता करूंगा और उससे कहूंगा कि मेरी एक न्यू वेबसाइट है, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वेबसाइट के हवाले से एक छोटी सी गेस्ट पोस्ट लिखें और अपनी वेबसाइट पे उसको पब्लिश करें, यानी कि एक छोटा सा ब्लॉग लिखें और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें। और उस वेबसाइट में मेरी वेबसाइट जो कि न्यू है उसका नाम इस्तेमाल करें। वो कहेगा ठीक है मैं कर लूंगा, मैं आपसे $100 चार्ज करूंगा। मैं कहता हूँ ओके। अब वो ब्लॉग भी मैंने लिखना है, गेस्ट पोस्ट, जो कि राइटर लिख के दे रहे होते हैं। और वो क्या करेगा, वो अपनी वेबसाइट पे इसको जब पब्लिश करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि किसी बड़ी साइट ने मेरी छोटी साइट का लिंक यूज किया है अपनी वेबसाइट पे, तो वो मेरा एक बैकलिंक काउंट होगा। इसी तरह मैं अगर 50 वेबसाइट से राब्ता करता हूँ और 50 लोगों को पैसे देता हूँ और वो 50 लोग अपनी वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश करते हैं और हर कंटेंट में मेरी वेबसाइट का लिंक यूज होता है, तो मेरे 50 बैकलिंक्स कहलाएंगे। ये होता है बैकलिंक का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। गूगल के एल्गोरिदम। शुरू में क्या होता था कि हम कंटेंट को रिफ्रेश करके लिख देते थे। गूगल से कॉपी किया, किसी टूल में गए, रिफ्रेश किया और उसको पब्लिश कर दिया। तो 2011 में गूगल ने एक एल्गोरिदम लॉन्च किया पैंडा के नाम से। गूगल ने तमाम उन वेबसाइट्स को पकड़ा जिन्होंने इस तरह से कंटेंट राइट किया हुआ था। गूगल ने उन वेबसाइट को डी रैंक कर दिया, खत्म कर दिया, लॉक कर दिया, यानी कि टाटा बाय बाय कर दिया। फिर क्या हुआ, एक और टेक्निक यूज होती थी कि लोग क्वालिटी बैकलिंक पे फोकस नहीं करते थे। अभी मैंने आपको बैकलिंक के बारे में कुछ बताया कि मैं किसी बड़ी साइट पे जाता हूँ। इसके बरक्स मैं क्या करता हूँ, मैं किसी चीप वेबसाइट पे, किसी इररेलेवेंट वेबसाइट पे, किसी छोटी वेबसाइट के पास जाता हूँ और उस वेबसाइट से कहता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट पे मेरा कंटेंट पब्लिश करें और वहां पे मेरी वेबसाइट का नाम लिंक यूज करें। वो वेबसाइट कहेगी ठीक है मैं आपसे $5 ले लूंगी। अब सोचने की बात है, $5 और $100 में फर्क तो होगा, और होता भी है। तो वो वेबसाइट खुद इतनी अच्छी नहीं होगी, उस पर खुद से कोई क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा, क्वालिटी ट्रैफिक नहीं होगी, लेकिन मैं उससे बैकलिंक ले रहा हूँ कि जी मेरी वेबसाइट अच्छी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो वो भी गूगल कहता है नहीं ऐसे नहीं चलेगा। वो कुछ टाइम के लिए सही होता है, उसके बाद गूगल उसको
खराब कर देता है, फारिग कर देता है। क्यों? क्योंकि पेंगुइन उसका एक एल्गोरिदम है जो उन वेबसाइट्स को पकड़ता है और उनको डी रैंक कर देता है। फिर एक और टेक्निक यूज होती थी, जैसे कि मैंने आपको ब्लैक हैट और व्हाइट हैट का बताया, कि कीवर्ड स्टफिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चलता था। जैसे कि मैं जनाब कंटेंट राइटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान जो है वो ऑफर कर रहा हूँ। ये मेरा मेन कीवर्ड है, इसके ऊपर मैंने कंटेंट लिखना है। अभी एक कीवर्ड होता है, उसी पे कंटेंट लिखा जाता है। पहले क्या होता था, एक कीवर्ड आया, अब मैं उसके डिफरेंट वेरिएशंस बना रहा हूँ। जैसे कि राइटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान कंटेंट राइटिंग, मैंने इस कीवर्ड के 6-7 वेरिएशन बना लिए। यानी कि 6-7 उसके डिफरेंट वेरिएंट बना के और कंटेंट लिखते हुए बार बार उन वेरिएंट को यूज किया। इसे कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग, या एक ही कीवर्ड को बार बार इस्तेमाल किया। तो गूगल ने ये चीज भी पकड़ना शुरू कर दी कि ये तो 2 नंबर ही कर रहे हैं और फौरन से साइट को रैंक कर लेते हैं। तो उसने हमिंग बर्ड के नाम से एक एल्गोरिदम निकाला, जिसने उन चीजों को भी कैप्चर किया और साइट्स को डी रैंक करना स्टार्ट कर दिया। फिर रैंक ब्रेन आया और पेज यूएक्स आया। अच्छा, अब पेज यूएक्स और रैंक ब्रेन का क्या है? बेसिकली पेज यूएक्स जो होता है ना, वो किसी भी पेज का डिजाइन होता है, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस होता है। लेकिन ब्लॉग में या कंटेंट में पेज यूएक्स क्या होता है? ब्लॉग या कंटेंट में पेज यूएक्स होता है आपके ब्लॉग का फॉर्मेट। कितने पैराग्राफ्स हैं, इजी टू रीड है, हेडिंग सही से दी हुई है, रीडर को समझ आ रही है, कंटेंट अंडरस्टैंड हो रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट दी हुए हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और रैंक ब्रेन क्या है? वो ये आइडेंटिफाई करता है कि अगर मैं लिखता हूँ हाउ टू क्योर हेडेक एट होम, और मैं अपने कंटेंट में लिखते हुए ये वाले रेलिवेंट वर्ड्स को भी यूज करूं, तो रैंक ब्रेन इसको भी ट्रेस करेगा कि क्या इसने टॉपिक कवरेज अच्छी की हुई है, क्या ये मजीद रेलिवेंट वर्ड्स के ऊपर भी कंटेंट लिख रहा है। तो वो रैंक ब्रेन का जो एल्गोरिदम है वो इस चीज को आइडेंटिफाई करता है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा? ओवरऑल हमने बात ये की, एसईओ क्या होती है, सर्च इंजन का बिहेवियर क्या होता है, एसईओ टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, टाइप ऑफ एसईओ कौन कौन सी होती हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल। और मैंने ये बताया कि हम इसमें ऑन पेज के अंदर ऑन पेज कवर करेंगे, उसमें कीवर्ड रिसर्च के अलावा कंटेंट राइटिंग का जितना पोर्शन है वो हम कवर करेंगे। फिर मैंने गूगल एल्गोरिदम के बारे में बताया कि पैंडा के नाम से एक एल्गोरिदम है जो थिन कंटेंट को रिमूव करता है। पेंगुइन है, 2012 में आया, जो लो क्वालिटी बैकलिंक्स को टारगेट करता है। फिर मैंने हमिंग बर्ड का बताया जिसने कीवर्ड स्टफिंग को टारगेट किया 2013 में। उसके बाद एआई बेस्ड एल्गोरिदम को फॉलो किया जिसमें हम रेलिवेंट वर्ड्स को यूज करते हैं कंटेंट में। तो रैंक ब्रेन ने देखा कि क्या जो ब्लॉग लिखा जा रहा है क्या वो रेलिवेंट वर्ड्स को भी कवर कर रहा है, 2015 में आया। और लास्ट पे 2021 में पेज यूएक्स आया जिसने हमारे फॉर्मेटिंग को या कंटेंट स्ट्रक्चर को कैप्चर करना, उसको चेक करना स्टार्ट किया। और हुआ क्या? अच्छा, ये गूगल के 200+ एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। उसमें टेक्निकल एसईओ के हवाले से भी हैं, ऑफ पेज के हवाले से भी हैं, ई कॉमर्स के भी हैं, हर किसी के अलग अलग है। तो ये जो मैंने यहाँ पे 5 मेंशन किए हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी राइटिंग के हवाले से जो हमारे लिए मोस्ट रेलिवेंट है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब कोई क्वेश्चन है तो वो आप चैट बॉक्स में मुझसे डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो जी कुछ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन किसी मेरे का पास कोई भी रिसीव किए हुए हैं। सवाल है, फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। इसका कंटेंट राइटिंग का सेशन एंड हो चुका है और आप सबको बताया जाए